बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयदा इकरा बुखारी सुबह सवेरे पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। और क्योंकि नया हफ्ता है, नए दिन का आगाज़ जो है अच्छा होगा आप लोगों का, और आप लोगों के दिन का आगाज़ अच्छा बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आए, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और आपकी किस्मत का हाल भी आज आपको बताएंगे और बहुत मज़े की और भी चीज़ें होंगी सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा, जिसको आप देख कर इंजॉय करेंगे और अपना दिन अच्छा बनाएंगे। तो जब अच्छा दिन बन रहा है तो अच्छी बात ही क्यों ना आपसे शेयर कर ली जाए। तो अच्छी बात यह है कि जनाब, अच्छी सूरत दिल को मुतासर करती है, लेकिन अच्छी सीरत जो है वो रूह को जीत लेती है। तो आप सूरत को कम और सीरत को ज़्यादा देखें, क्योंकि अगर आप बात की जाए हमारे मुआशरे की तो हम देखते हैं कि भाई इसकी सूरत अच्छी है, ये दिखने में बहुत प्यारा है, तो भाई इससे आप दोस्ती कर लो या इससे जो है ना रिश्ता जोड़ लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर बात की जाए सीरत की तो हम सीरत नहीं देखते। अगर जो लोग सीरत नहीं देखते वो नुकसान उठाते हैं, क्योंकि हम ज़ाहरी तौर पर खूबसूरती को, माल और दौलत को तरजीह देते हैं और इन चीज़ों को हम अपनी जो है ना ज़रूरत बना लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये चीज़ें जो हैं यहीं पर रह जानी है, क्योंकि दौलत जो है वो दुनिया में रह जाती है और जो हुस्न है वो ज़मीन में, मट्टी में दफन हो जाता है। तो आपके लिए यही एक अच्छी बात है कि आप लोग सीरत देखें और अपनी सीरत को भी अच्छा बनाएं और दूसरों की भी सीरत से मुतासिर ना कि उनकी सूरत से। हमारे यहाँ होता है कि अगर कोई रिश्ता देखने गए हैं, कोई रिश्ता जैसे लड़की का देखने जाते हैं, तो वो वहाँ पर ये करते हैं कि जी उसकी सूरत देखते हैं, लड़की की प्यारी है, सब कुछ, सिर्फ सूरत देखी जाती है, वहाँ सीरत नहीं देखी जाती। लेकिन जब हम रिश्ता जोड़ लेते हैं और उसके बाद जो मुश्किलात हम लोगों को सहनी पड़ती हैं, वो फिर हम लोग उसकी सूरत को देख कर तो नहीं ना उसको आप बर्दाश्त कर सकते कि भाई सूरत ही बस देखी जाओ, सीरत अच्छी हो नहीं। तो आप ये अहद करें कि आप अपनी सीरत भी अच्छी करें और दूसरों को भी उनकी सीरत से परखें, सूरत से नहीं परखना चाहिए। तो चलें अब बात कर लेते हैं मौसम की भी, क्योंकि जब अच्छी अच्छी बातें हो रही हो तो मौसम क्योंकि बदल रहा है और ठंड बढ़ रही है, तो इसको एंजॉय करना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि बच्चे जो हैं आज स्कूल गए होंगे, दिन का नया आगाज़ होगा, तो बड़े फ्रेश होंगे सब लोग। तो क्यों ना इस तरह से अच्छे मौसम की बात कर लें और देखते हैं हम कि लाहौर का जो मौसम है किस तरह का रहेगा और लाहौर ये जो है किस तरह से एंजॉय कर सकेंगे। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो हमारे पास आ रहा है जनाब 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चलें जी, लाहौर का मौसम तो खुशगवार हो ही गया और यकीनन इंजॉय भी कर रहे हैं सब। इस्लामाबाद का रुख करते हैं कि देखते हैं कि इस्लामाबाद में मौसम कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार के बाद बात हो जाए शहर कायद की, तो कराची में मौसम कैसा रहेगा और कराची के शहरी किस तरह से एंजॉय करेंगे। तो कम से कम दर्जा हरारत 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चलें जी, फूलों के शहर पेशावर की भी बात हो जाए तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अब चलते हैं कोयटा और कोयटा में देखते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अब बात हो जाए सबसे प्यारे और ख़ूबसूरत कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये हैं
वो हीरोज़ हम कहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम, इस पाक सरजमीन का नाम जो है बुलंद किया है, और इसी तरह के हीरोज़ से हम आपको रोज़ मिलवाते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने वाली बेटी माहूर शहजाद से, जिन्होंने चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद में मुनक़िदा पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ बैडमिंटन टूर्नामेंट में टॉप ईरानी प्लेयर को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता है। जनाब, इससे पहले कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला माहूर शहजाद ने रवां साल बुल्गारिया में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में कांसी का तमगा भी जीता था। तो ये देख लें हमारी पाकिस्तान की बेटियां कितना हम पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रही हैं। इसके अलावा माहूर ने कहां कौन कौन सी गेम्स खेली हैं और कौन कौन से इवेंट्स जीत भी चुकी हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ जो है ज्वाइन करेंगी कुछ ही देर में कराची से माहूर शहजाद, और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह से खेलती हैं, किस तरह से वो जीतती हैं। तो चलें जी, माहूर शहजाद से पहले तो हम बात करेंगे कि भाई उनको पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं 92 न्यूज़ और सबसे बड़े पाकिस्तान की जानिब से कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त जो है ना कारनामा सर अंजाम दिया और जीत पाकिस्तान के नाम की है। तो बहुत बहुत मुबारक हो माहूर आपको। थैंक यू सो मच। माहूर, ये बताइए बैडमिंटन का शौक़ कैसे पैदा हुआ और किसको देखकर मुतासिर हुई हैं जो इस फील्ड में आप आ गई हैं? मेरे जो पापा हैं उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था, तो उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को दोनों को बैडमिंटन में डाला। पहले तो हम लोग सिर्फ स्ट्रीट्स में फॉर फन बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन उसके बाद जब मैं 12 इयर्स की हुई तो पापा ने सनसेट क्लब में मेंबरशिप ली। वहाँ पे मैंने और मेरी बहन ने साथ खेलना शुरू किया, और फिर सुबह में पापा हमें कोचिंग कराते थे, शाम में किसी जो कोच होते थे वहाँ पे सनसेट क्लब में उनसे कोचिंग लेते थे। और जब मैं 13 इयर्स की थी तो मैं फ़र्स्ट टाइम अंडर 19 नेशनल चैम्पियन बन गई थी, और तब से ही फिर जो मेरा अचीवमेंट्स का सिलसिला है वो जारी है। ज़बरदस्त। तो माहूर, कौन कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो अब तक आप जीत चुकी हैं? 2016 में मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ में सिल्वर मेडल लिया था। 2017 में मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ में गोल्ड मेडल लिया था पाकिस्तान के लिए, और 2018 में नेपाल इंटरनेशनल कॉर्पोरेट बैडमिंटन टूर्नामेंट में मैंने गोल्ड मेडल विन किया था। 2019 में अभी अगस्त में बुल्गारिया में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, तो उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था। और अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ हुई है फ्रॉम 7 to 10 नवंबर, तो उसमें मैं पाकिस्तान की वाहिद खिलाड़ी हूँ जिसने उस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ज़बरदस्त। माहूर, वैसे आपकी कोचिंग और ट्रेनिंग की बात की जाए तो आपकी कोचिंग और ट्रेनिंग किसने की है? क्या फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट मिलती थी? फेडरेशन की तरफ से ऐसा तो कोई सपोर्ट नहीं है कोचिंग के लिए, जो भी करना पड़ता है मुझे खुद करना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि कराची में इतनी कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं है कोई ख़ास, ना कोई कोचेज़ हैं, तो मेरे पापा को मुझे सुबह में ट्रेनिंग करानी पड़ती है, और शाम में चलो क्योंकि वो क्लब में जो कोचेज़ होते हैं मैं उनके साथ खेल लेती हूँ। फेडरेशन की ये सपोर्ट रही है कि अभी लास्ट 2 मंथ्स मैंने डेनमार्क में ट्रेनिंग की है, तो फेडरेशन की मदद से हुआ कि उन्होंने मुझे एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट का सिलेक्शन ट्रेनिंग कैंप था उसमें भेजा, जिसमें मैं सेलेक्ट हुई, और फिर बैडमिंटन एशिया और फेडरेशन की मदद से मैंने डेनमार्क में 2 मंथ्स की ट्रेनिंग की है। ज़बरदस्त। वैसे माहूर, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन ऑब्वियसली मेरे फादर हैं। वो इस एज में भी अपनी इंडोर रोइंग की ट्रेनिंग करते हैं, और अभी अक्टूबर में वो भी ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे 4 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं मास्टर गेम्स में पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त। यानी कि आपके तो बाबा भी इतने ज़बरदस्त है, तो फिर आप क्यों नहीं उनको फॉलो करेंगी? अच्छा, घर वाले सारे ही सपोर्ट करते हैं आपको, क्योंकि आपके वालिद साहब तो सपोर्ट करते होंगे? जी बिल्कुल, मेरे वालिद सपोर्ट करते हैं, मेरी मामा बहुत सपोर्ट करती हैं। जब भी मेरे मैचेस होते हैं तो मामा बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं कि मैं जीतूं, और जब मैं जीतती हूं तो मेरे घर वालों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। अभी भी मैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ में जब मैंने गोल्ड मेडल लिया, और नेशनल गेम्स में मैंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल लिया, तो उसके बाद जब मैं कराची आई हूँ तो मेरे घर वालों ने मेरा बहुत ही अच्छा वेलकम किया, तो उन लोगों को बहुत खुशी होती है कि जब मैं जीतती हूँ। वैसे माँ की दुआएं तो हर जगह ही बड़ी काम आती हैं। और माहूर, लेकिन घर में और भी कोई है, और भी बहन भाई हैं जो कि खेलों की तरफ उनकी दिलचस्पी है? जी बिल्कुल, जो मेरी छोटी बहन है रबिया शहजाद, वो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग करती है, और उसने भी इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स जीते हुए हैं। ज़बरदस्त। तो वैसे बैडमिंटन के अलावा और भी कोई गेम्स में आपका इंटरेस्ट है या सिर्फ बैडमिंटन ही है?
नहीं, बैडमिंटन के अलावा मैं इंडोर रोइंग में भी बहुत अच्छी हूँ। इंडोर रोइंग में इस वक्त जो मेरा टाइम है 2000 मीटर्स में, वो पाकिस्तान का बेस्ट टाइम है। और उसके अलावा जब मैं अंडर 16 थी और अंडर 19 में भी मैंने पाकिस्तान मतलब जो वो नेशनल लेवल पे एथलेटिक्स भी खेली है, तो मैंने 400 मीटर्स और 800 मीटर्स में भी ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। ज़बरदस्त। तो माहूर, वैसे बिगनर्स हैं या जिन लोगों को आप मतलब आपको देख रहे हैं और इस आना चाहते हैं फील्ड में, ख़ास तौर पर लड़कियां जो है ना, वो आपको देख के बड़ी ज़्यादा खुश हो रही होंगी कि यार हमने भी बैडमिंटन में जाना है, तो उन लोगों को ट्रेनिंग कहाँ से लेनी चाहिए, कुछ बता ही दें उन बेचारों को भी। जी बिल्कुल, मेरे पास भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं और लोग पूछते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग कहाँ से लें। तो कराची में तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम है। एक पब्लिक फैसिलिटी है नेशनल कोचिंग सेंटर, और दूसरी नाज़माबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो जो लोग खेलना चाहते हैं वो इन 2 जगहों पे जा सकते हैं। वहाँ पे कोचेस होते हैं, जैसे नेशनल कोचिंग सेंटर में वो जावेद इकबाल हैं, और दूसरे जो सिंध स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे असद अंकल होते हैं, तो वहाँ से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। बाकी अगर लाहौर या इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे जाके बैडमिंटन खेला जा सकता है, और वहाँ पे कोचेस भी ज़्यादा हैं बामुकाबले कराची के, तो वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग मिल सकती है लाहौर और इस्लामाबाद में। चलें भाई, जो लड़कियाँ खेलना चाहती हैं और इस फील्ड में आगे आना चाहती हैं तो वो ट्रेनिंग लें बाकायदा और इस फील्ड में आगे आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, वैसे माहूर ये बताइएगा कि खेल के अलावा और भी क्या करती हैं, पढ़ाई कैसी है आपकी? मैंने अभी लास्ट ईयर IBA से ग्रेजुएट किया, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। तो मैं पढ़ाई में भी शुरू से अच्छी स्टूडेंट थी। मेरे O लेवल्स में 6 A स्टार्स 2 A's आए और A लेवल्स में 2 A स्टार्स 2 A's आए। और अभी मैंने पढ़ाई से इसलिए गैप लिया, मास्टर्स नहीं कर रही, क्योंकि मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान को ओलंपिक्स 2020 में रिप्रेजेंट करूं, जिसकी वजह से मुझे इस साल और नेक्स्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलें। तो इंशाल्लाह फिर मेरा प्रोग्राम है कि नेक्स्ट ईयर से मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री भी शुरू करूं। अच्छा, नेक्स्ट ईयर से आप अपनी जो है ना पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दोस्तों को क्या टाइम देती है? फ्रेंड सर्कल कितना है, थोड़ा सा है या बहुत बड़ा है? फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत कम है, क्योंकि शुरू से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनके साथ स्पेंड कर सकूं। गेम से टाइम नहीं मिला? क्योंकि हमेशा यही होता था। जी बिल्कुल, क्योंकि यही होता था कि पढ़ना है और पढ़ने के बाद ट्रेनिंग होती थी, तो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं किसी अपने फ्रेंड्स के साथ इवेंट्स पे जा सकूं या उनकी बर्थडेज अटेंड कर सकूं। तो इसलिए मेरी इतने ज़्यादा कोई फ्रेंड सर्कल बना नहीं है। IBA में भी यही था कि मैं सुबह में ट्रेनिंग करने के बाद क्लासेस अटेंड करती थी और फ़ौरन घर आ जाती थी और फिर शाम की ट्रेनिंग, तो इसलिए कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपनी दोस्तों के साथ स्पेंड कर सकूं। चलें, कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिला, लेकिन आपका वैसे जो फ्यूचर प्लान्स के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ कि फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या ओलंपिक्स में इरादा है कि मैं वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीत के आऊँ? अभी तो क्योंकि इस मेरी जो बेस्ट रैंकिंग गई है वो 149 गई है, और ओलंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए मुझे टॉप 70 में आना है। तो फ़िलहाल मेरा एम्स है कि मैं वर्ल्ड के टॉप 70 प्लेयर्स में आके पाकिस्तान के को ओलंपिक्स 2020 में रिप्रेजेंट करूँ, और इंशाल्लाह जब वो हो जाता है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वर्ल्ड के टॉप 50 प्लेयर्स में आऊँ, फिर टॉप 10 प्लेयर्स में आऊँ इंशाल्लाह। चलें जी, हम भी उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप ओलंपिक्स में भी जाएं और वहाँ पर भी आप सोने के तमगे ही जीत कर आएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। माहूर, ये आखिर में पाकिस्तान भर की जो लड़कियाँ आपको इस टाइम देख रही हैं, उनके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो इस लेवल पे मैं इसीलिए आई हूँ अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से। तो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि स्टडीज़ करनी चाहिए, स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड आपको स्टडीज़ हेल्प करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स से भी आप अपनी लाइफ बना सकते हैं। अब जैसे जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वापडा, ये लोग भी अच्छा पे करते हैं। तो और बच्चों के लिए यही मैसेज है कि स्पोर्ट्स और स्टडीज़ दोनों को साथ लेके चलें। अगर आप स्पोर्ट्स करें इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्टडीज़ को बिल्कुल छोड़ दें, आप दोनों को अच्छे लेवल पे लेके चलें साथ। चलें जी, माहूर का मैसेज तो मिल गया और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि और दुआ भी करती हूँ माहूर आपके लिए कि आप और ज़्यादा आपको कामयाबियाँ मिलें और आप पाकिस्तान का नाम यूं ही बुलंद करती रहें। बहुत शुक्रिया माहूर शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद थी। तो जनाब नाज़रीन, आप यूं के वालिद देख रहे हैं, मैं उनको भी यही कहूँगी कि वो अपनी जो बेटियाँ हैं ख़ास तौर पर उनको भी खेल के मैदान में आगे लेके आएँ, ना सिर्फ बेटियों को बल्कि बेटों को भी, क्योंकि स्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसी तरह से मुल्क का नाम रोशन करता रहे ये जो बच्चे हैं, ये जो नौजवान नस्ल है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
नौजवानों को आज बताएंगे हम कि कम पैसों में वो अच्छा कारोबार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नौजवानों को नौकरी ना मिलना और उससे मुतालिक चैलेंजेस पर हम बात करेंगे आज, क्योंकि ये बड़े मुश्किल आजकल हुई है नौजवानों के लिए कि पढ़ लिख जाते हैं, डिग्रीज इतनी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती। तो ऐसे नौजवानों को कम पैसों में हम बिजनेस का आज तरीका बताएंगे और अच्छा कारोबार कैसे कर सकते हैं और उसे फ़रोग कैसे दिया जा सकता है, इसी सारे मौजू पर हम बात करेंगे। तो अपने गेस्ट से पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। सबसे पहले कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है हुमा अल्ताफ़ ने, एंटरप्रेन्योर है। बहुत शुक्रिया हुमा अल्ताफ़ आपका। और उसके बाद हमें जो ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर स्टूडियो में, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, जवाद हफीज़ साहब। बहुत शुक्रिया जवाद हफीज़ साहब आपका भी। और इनके साथ साथ हमें जो ज्वाइन किया है वो भी एंटरप्रेन्योर है, लाहौर में ही हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं मियां मोहसिन साहब। बहुत शुक्रिया मियां मोहसिन साहब आपका भी। तो गुफ्तगू का आगाज़ जवाद साहब आपसे करूंगी। आजकल हमारे नौजवान जब मार्केट में निकलते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है और वैसे भी उनको बिज़नेस करने में बड़ी मुश्किलात पैदा होती है। तो इतनी मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है, कैसे निकला जा सकता है इससे? असल में जी देखें, बिज़नेस करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी विल होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर रिलाई करना आना चाहिए। और बिज़नेस का ये मतलब नहीं है कि करोड़ों रुपया चाहिए या लाखों रुपया चाहिए। जैसे मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि जब आप डिग्री ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपने ये सोचना है कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या करना है, और बल्कि उसके साथ ही आपके पास अगर थोड़ा टाइम अवेलेबल हो, जो कि होता है स्टूडेंट्स के पास, लेकिन वो उसको किसी और चीज़ में लगा देते हैं। अब आज के दौर में आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है बिज़नेस करने के लिए, बहुत सी ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। और ऑनलाइन से मुराद मेरी ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्टोर खोला जाए। ऑनलाइन से ये मुराद है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको पिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जब भी कहीं पे मैं जाता हूँ कि यहाँ लाहौर में शाह आलम मार्केट है, बिल्कुल आप वहाँ जाएं, आप विज़िट करें, आप लोगों से निगोशिएट करें कि जी मुझे आप लोएस्ट प्राइस पे क्या चीज़ देंगे। उसकी स्नैप्स लें, आप उसको फेसबुक पे डाल दें, सोशल मीडिया से उसकी मार्केटिंग शुरू कर दें। स्लो पैटर्न के ऊपर काम शुरू होगा, लेकिन अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपको प्रोडक्ट्स का पता चलता जाएगा, और इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, ये जीरो इन्वेस्टमेंट से आप बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से देखिए, आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाएं, फेसबुक पे बनाएं, यूट्यूब के ऊपर अकाउंट बनाएं, तो इट इज़ टोटली फ्री। सही हो गया जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बात है कि आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। मोहसिन साहब, आजकल जब हमारे नौजवान हैं ना, वो परेशान होते हैं कि कोई कारोबार करेंगे तो अगर नुकसान हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो इस तरह के नौजवानों को इस किस्म की मुश्किलात से कैसे निकाला जा सकता है? दुनिया के आर्ग्यूबली जो सबसे बड़े और सबसे अमीर तरीन एंटरप्रेन्योर हैं वो हैं एंड्रू कार्नेगी, डैन पेना, और ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। इन सब का एक चीज़ के ऊपर कहना और मानना है, और इवन टॉप 500 CEOs जो दुनिया के हैं, उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है, 2/3 ऑफ देम आर एक्चुअली दे हैव अ मिलिट्री बैकग्राउंड, और उसमें से भी 2/3 जो हैं जिसमें उनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट से है। वो चीज़ें आपको क्या सिखाती हैं? वो आपको सिखाती हैं फोकस करना। फोकस, जब आप फोकस करते हैं और आप विल होती है आपके अंदर कि आपने किसी चीज़ को अचीव करना है, तो आप उसको परसू कर सकते हैं। जब आप किसी कारोबार को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ों को देखना होगा। सबसे पहले एक चीज़ कि आपकी जहन और आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। बिल्कुल। अगर वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, अगर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वो आप उसमें कामयाब ज़रूर होंगे। दूसरी बात, इसमें आपको 2 कैटेगरीज़ को सबसे पहले इवेल्युएट करना है और देन आपको डिसाइड करना है आपने कौन सा कारोबार करना है। इसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी आती है कि आप एक स्किल को मास्टर करते हैं, बिल्कुल, उसके गिर्द एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और फिर उसको स्केल करते हैं। दूसरी, जैसे मिसाल दूंगा, यूट्यूब पे लोग अपना चैनल खोल लेते हैं, बिल्कुल, या अपना बहुत से लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना लिए। ये इस एक एग्जांपल में आ जाता है। अभी मजीद एग्जांपल्स इसके अलग से दूंगा। दूसरी कैटेगरी आ जाती है जहाँ पे आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म ऐसा देते हैं जहाँ लोग आकर अपने क्लाइंट्स और पैसा बनाते हैं। लेकिन वो कैटेगरी ऐसी है जिसमें आप मिलियंस या ट्रिलियंस को फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उस लेवल पे बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग 0 पॉइंट से स्टार्ट कर सकें, तो हम कैटेगरी ए में जाएंगे। इस कैटेगरी के अंदर फर्दर बहुत सारे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट या फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट नहीं बोलूँगा, फूड इंडस्ट्री बोलूँगा, जिसको आप फास्ट फूड बोल लीजिए या होममेड फूड बोल लीजिए। लाइक अगर आप होममेड फूड अच्छा बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारे मल्टीनेशनल्स हैं, बैंक्स हैं, उनको आप कह सकते हैं कि हम आपको होममेड फूड डिलीवर करेंगे। बिल्कुल। तो घर से आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरा आइडिया आप ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप
जिस तरह से आपका ये आता है कि आप कोई चीज़ जैसे अली एक्सप्रेस हाँ या जी। अली बाबा है, वहाँ से आप कोई ऐसी आइटम खरीदिए जो बहुत चीप रेट पे आपको मिलती है। उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेंट्री और ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे। और उसको आप यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे सेल कर सकते हैं। जैसे 2012 से 14 के दरमियान फेसबुक पे बहुत से आपको ऐसे एड्स मिलते हैं जहाँ पे लोग वॉच बेच रहे होते थे, बिल्कुल तो सारी यहाँ से बाय करके आगे उधर सेल कर देते थे। फिर मज़ीद एक ऑप्शन आपके पास अब फर्दर आगे आ जाता है, जैसे आपके पास क्लीनिंग सर्विस का है बिजनेस बिल्कुल है, ऐसे। मूविंग सर्विस का बिजनेस है, और आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आगे निकलते हैं जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट अपने बिजनेस को अपनी सर्विस अपने को बिजनेस अपने सर्विसेज को आगे लेके जा सकते हैं। और यहीं पर ही एक चीज़ सिर्फ ऐड करूँगा कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा हमेशा जहन में याद रखिएगा, जो कि दुनिया के आर्ग्यूबली सबसे रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड्रू कार्नेगी ने भी बोला है बिल्कुल कि किसी भी इंसान के लिए, किसी बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो गुर्बत में पैदा हो, और एक एंटरप्रेन्योर को ज़ीरो से ही स्टार्ट लेना होता है, क्योंकि देन आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। भी नहीं होता, जो बिल्कुल। भी आप करते हैं आप हासिल ही करते चले हासिल जाते हैं, तो करते हैं, आपको खोते ज़ीरो कुछ से ही नहीं, स्टार्ट करना है। यू हैव नथिंग टू लूज। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो जीरो से स्टार्ट करता है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, हासिल ही करता है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं? हम खरीद अल्लाह का शुक्र, ठीक। मोहम्मद असलम, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मैं ये तमाम सीनियर को सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ और आपके प्रोग्राम को सलाम पेश करता हूँ, और बहुत हमें नॉलेज एबल एक प्रोग्राम है और आपको अप्रिशिएट करता हूँ। Thank you. को भी मेरा सवाल बहुत ये है, शुक्रिया। मुझे बचपन से लेके आज तक मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मुझे एक चीज मुझे अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, वो है मैं किसी भी टॉपिक पे फिल्म बना सकता हूँ, जबरदस्त, ठीक। लेकिन मेरे पास सोर्स नहीं है। तो मैं क्या करूं? हर टॉपिक पे, दुनिया के हर टॉपिक पे ना मैं फिल्म बना सकता हूं। मेरा एक एम है, गोल है, आई कैन अचीव ऑस्कर अवार्ड अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो। चलें जी, अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर आप बना सकते हैं। अभी आपको बता देते हैं, तो हुमा से ही पूछ लेते हैं। हुमा, क्या करें अब मोहम्मद असलम कि वो फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है कि वो फिल्म बना सकें, ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? वो कोलेब्रेशन में बना सकते हैं। आप वो फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर, आजकल तो वैसे भी बहुत फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स हैं हमारे पास, जिनके पास इनिशियली कोई काम नहीं होता। सो उनके साथ कोलेब्रेशन में वो कुछ स्टार्ट, मतलब कुछ मूवी नहीं, मतलब काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मूवी की तरफ मूवी भी बना सकते हैं। उसके बाद मूवी भी बना सकते हैं, ठीक। जवाद साहब, वैसे तो हम लोग कर रहे हैं कि कम पैसों में, तो कम पैसों में जो हमारे नौजवान हैं वो किस तरह से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं? क्योंकि मोहसिन साहब ऑनलाइन की बात कर रहे थे, ऑनलाइन के अलावा हम पैसों से जो कम पैसे, हमने हमारा पहले तो टॉपिक मैं ही आज का ही आपके है। कॉलर को आंसर करना हाँ, चाहूँगा, बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल। आपसे पूछा है कि जी वो हर किस्म की फिल्म बना सकते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए जी, आजकल तो ज़ीरो कॉस्ट है। बिल्कुल। वो यूट्यूब के ऊपर क्यों अपना चैनल नहीं बनाते और एक प्रोडक्ट छोटी यानी आप 2 मिनट Short 3 मिनट films की भी बना शॉर्ट सकते फिल्म्स हैं। बना के, वो कहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे बना सकता हूँ। बिल्कुल। तो आजकल तो मोबाइल कैमरा जो है उसके अंदर, हर मोबाइल के अंदर है, अगर कंटेंट आपका अच्छा होगा तो मैं समझता हूँ आप काम करके वहाँ रखेंगे तो लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो मोहम्मद असलम साहब को हम मशवरा देंगे कि यूट्यूब चैनल बना लें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेस मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, क्या जानना चाहती हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ये मोहसिन साहब और जवाद साहब बैठे हैं, तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगी कि वुमन मैं घर बैठे किस तरह मतलब इंडस्ट्री में अपना हिस्सा डाल सकती हूँ और घर बैठे अपने फैमिली के लिए कुछ अर्न कर सकती हूँ? तो काइंडली मेरे थोड़ा सा गाइड कीजिए। चलें जी, अभी आपको बता देते हैं जी। इनका तो ऑलरेडी पहले डिस्कस हुआ भी है और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बल्कि मेरे जानने वालों में मेरे एक फैमिली फ्रेंड हैं, उनके सर्टेन क्राइसिस थे, उन्होंने फूड बिजनेस शुरू किया और वो एग्जैक्टली इसी आइडिया पर काम कर रहे हैं कि वो ऑफिस पे, और रनर्स आजकल अवेलेबल हैं, आपको बाइक पे स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं, आप लंच का कॉन्ट्रैक्ट लें, वो भी ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग करें और आप बड़ी इजीली एक अपने किचन से घर के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो कुकिंग में बड़ी माहिर होती हैं, तो घर बैठे वो खाना बनाकर तो इस तरह से कर सकती हैं, वो अपने फ्रेंड से हेल्प भी ले सकते हैं। और मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि पार्टनरशिप्स बिल्ड करें। पार्टनरशिप से आपको रिस्क में इजाफा होता है, दूसरे की स्किल भी आपके साथ आ जाती है और आपके लिए काम करना आसान होता है। अच्छा, वो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बगैर पैसों के और कम पैसों के काम कैसे करें। बगैर पैसों वाला भी आपने कहा था, बगैर पैसों के मैं आपको बगैर पैसों की ही जो है काम, बल्कि एक कहानी भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो एंड्रू कार्नेगी की बातचीत हुई, तो जो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए यूथ को, यंगस्टर्स को।
उसके बाद अभी एक हाल ही में एक किताब आई है, डेमन जोन्स शार्क टैंक प्रोग्राम, मेरा ख्याल है आपने भी देखा होगा, अमेरिका का प्रोग्राम है और वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप पर ही है, जो एंजल इन्वेस्टर्स और इस चीज़ के लिए लोग अपने आइडियाज़ बताते हैं। डेमन जोन्स की जी अपनी कहानी है। डेमन जोन्स इस वक्त तकरीबन को 50 साल का होगा, कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है। उसने ज़ीरो से स्टार्ट लिया बिल्कुल, और हैट्स वो कहता है जी मैंने बनते हुए देखे, बिक रहे थे न्यूयॉर्क के इलाके में, तो उन पे कोई ब्रांड नहीं लगा हुआ था। मैंने उसका मटेरियल देखा कि मैं बना सकता हूँ खुद। ये व्हेन ही वाज टीनेजर, कोई ऐसी तालीम नहीं है उसके पास। तो वो कहते हैं जी मैं मटेरियल लेके घर चला गया और मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मुझे सी देंगे हैट जो है हैट सी दें। वहाँ से वो शुरू हुआ काम, और $10 पर हैट उससे बचत होती थी। उसने पहले $800 जो हैं वो इस तरीके से कमाए। ज़बरदस्त। उसके बाद जो पूरी ब्रांड उसने खड़ी की, फूबो, फॉर अस बाय अस, $6 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स उसका एनुअल टर्नओवर है। और वो ब्रांड उसने किस तरह बिल्ड की कि उसने 20 सिर्फ उसके पास टी शर्ट्स थी फूबो की, और वो रैपर्स जो थे उस ज़माने में अमेरिका के अंदर वो पॉपुलर थे। वीडियोस जैसे हमारे यहाँ अताउल्लाह खान साहब की ऑडियो कैसेट्स लोग पॉपुलर हुई थी, इस तरह वो अपनी ऑडियो कैसेट, वो जो वीडियो कैसेट्स बनाते थे, तो वो शर्ट्स उनको देता था उधार। वो उसको पहन कर रैप करते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे, फिर वो अपनी शर्ट्स वापस ले जाता था। उससे उसको ऑर्डर मिलने शुरू हुए और उसने एक एम्पायर पूरी बिल्ड की। उसकी कहानी आप खुद भी पढ़ सकते हैं लोग। चलें जी, बिल्कुल हम कहानी पढ़ेंगे और व्यूवर्स को भी कहेंगे कि उनकी कहानी ज़रूर पढ़ें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा हुमा, वैसे आपके पास भी कोई ऐसी मिसालें हैं कि लोगों ने कम से शुरू किया हो बिजनेस और वो कहाँ करोड़ों में, मिलियंस बिलियंस में पहुंच गए हों? मैं अपनी ही मिसाल देना चाहूँगी, नॉट करोड़ों और millions में, लेकिन इनिशियली मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था, मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कैन से। आई एम रनिंग माई क्लोथिंग ब्रांड, सो मतलब मैंने इनिशियली मटेरियल परचेज़ करना शुरू किया, उसको खुद डिज़ाइन करना शुरू किया, और वही जो उन्होंने कहा फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू आई स्टार्ट सेलिंग इट। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, लेकिन इट रिक्वायर्स टू मच पेशेंस आई बिलीव। सो बिकॉज इनिशियली ऑब्वियसली मुझे से बिल्कुल बिल्कुल बोले हुमा, हम सुन रहे हैं, व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं कि किस तरह से आपने कम से ज़्यादा की तरफ तरक्की की है। इनिशियली ऑब्वियसली ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे मुझे, लेकिन फिर मैंने मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करना शुरू की। मैंने ब्लॉगर्स को भिजवाना शुरू किया, जो हमारे इतने अच्छे ब्लॉगर्स हैं उनको भिजवाना शुरू किए, सेलिब्रिटीज़ को भिजवाना शुरू किए, तो उससे ऑब्वियसली मेरी सेल्स इंक्रीज होती गई हैं। नाउ आई एम अर्निंग गुड इन इट। ज़बरदस्त। चलें जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब्बास, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में रह के, मैं तो फॉरेन कंट्री में था, तो लेकिन पाकिस्तान में रह के कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? चलें जी, अभी बता देते हैं आपको, अभी हम बताते हैं जी। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन, क्या जानना चाहते हैं? जी वालेकुम सलाम। मैं सर मिस जानना नहीं कुछ भी जानता कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। जी, मैं अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़री गिनास से बसता हूँ। चावल, गंदम, मकई और ये जो बरसीन वगैरह इसके साथ। बिल्कुल। तो यही बताना था कि मैंने सबसे पहले तजर्बा हासिल किया मुलाजमत की। ये जो कम पैसों से कह रहे हैं ना, वो उनकी बात कर रहा हूँ। तजर्बा हासिल किया मुलाजमत की, मुलाजमत के बाद तकरीबन 7-8 साल मुलाजमत की। उसके बाद एक छोटी सी शॉप शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 साल से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ मरीज के, डेढ़ मार्क मरीज के। चलें जी, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात है, ये तो ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने अपना बिज़नेस जो है वो थोड़े से स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह कामयाब है। अच्छा मोहसिन साहब, एक कही थी जैसे कि हुमा ने भी कहा टेक्निक्स होनी चाहिए, मार्केटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, तो आइडिया कितना ज़रूरी है अच्छे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? नेल्सन मंडेला का कहना यह है कि तब तक कोई भी चीज़ नामुमकिन रहती है जब तक आप उसको करने की कोशिश नहीं करते। आइडिया बेसिकली मैटर तब करता है जब आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोग आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस बाय करेंगे।
आपके जो तीनों कॉलर्स हैं उनको आंसर करना चाहूँगा वन बाय वन। कि सबसे पहले जिन साहब ने बोला कि वो वीडियो मूवी बनाना चाहते हैं, तो YouTube पे कंटेंट डाल के आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा जब आप कंटेंट बना रहे हो। अगर आप मूवी बनाना चाहते हैं, आपका आइडिया यूनिक है, तो फिर आप नेटफ्लिक्स को या Amazon वीडियो ऑन डिमांड को थ्रू Amazon स्टूडियोज़ अप्रोच करें। व्हेन यू टॉक यू नीड टू मेक लॉजिकल सेंस, जनरलाइज्ड बात मत कीजिए, एक सोल्यूशन दीजिए अगले को, प्रॉपर सोल्यूशन कि आपको करना क्या है। उसके बाद जो दूसरी खातून थी जिन्होंने कहा कि वो क्या काम घर से कर सकती हैं, तो उन्होंने अपना स्किल तो नहीं बताया कि उनकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में, लेकिन मैं उनको फिर भी बताना चाहूँगा कि जैसे कुकिंग का मैं पहले बोल चुका हूँ कि होममेड फूड का, लेकिन इसके साथ दो और ट्रेंड्स हैं। हमने ये नहीं देखना कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमने देखना है पाकिस्तान में किस चीज़ को सेल कर सकते हैं। हर चीज़ पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होती, तो उनके लिए ये है कि लाइक वो अपनी अगर मिसाल के तौर पर वो ब्यूटिशियन में बहुत अच्छी हैं, तो ये दो नए आइडियाज़ हैं जो लोग सुनेंगे तो उनको आइडिया मिलेगा, बाकी लोगों को भी, कि आप उसके अपने ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, मेकअप ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, और उनको udemy.com एक वेबसाइट है, उस साइट पर जाके अपने ऑनलाइन कोर्स को सेल कर सकते हैं। क्योंकि मकसद लोगों को बताना या दिखाना नहीं, लोगों को ऑनलाइन ऐसी जो वेबसाइट है उनका भी नहीं पता होता, काम करके पैसा कमाना है, इसीलिए हम बैठे हैं। तो हाली YouTube पर डाल देने से आपको उसको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसको टाइम लगेगा। तो udemy.com है और कई साइट्स और हैं जहाँ पे आपने ऑनलाइन कोर्सेज बना के सेल कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, इसी तरह एक और पर्सनल ट्रेनिंग का भी इंटरनेशनल बहुत कंसेप्ट है इस वक्त। ठीक हो गया। जी, और इसी के अंदर एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जब आपने और साथ ही साथ आप ये ब्लॉगिंग की जो बात कर रहे थे, अब उनकी जो भी एक्सपर्टीज़ हैं वो उसको समझ पाती हैं बेहतर, तो आप इस तरह से अपना इसको कर सकते हैं। और जिन साहब ने भी ये बोला कि पहले एक्सपीरियंस लीजिए, तो रियल लाइफ की बात करेंगे, रियलिस्टिक बात असर करती है सुनने वालों पर भी, कि रायली सर्नेका एक अमेरिकन है और उन्होंने ये प्रूव किया कि 0 = 1, 0 मेंटर, 0 कैपिटल, 0 एक्सपीरियंस, और उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपनी वालदा को। यानी कि एक्सपीरियंस आप कह रहे हैं कि इतना ज़रूरी नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए ना कि आपको लोग जो भी जितने भी बड़े हैं, इवन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, वो कहते हैं कि मैं पंपिंग आयरन में 5 घंटे ट्रेनिंग करता था और 5 घंटों के बाद मेरे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो थके हारे बैठे होते थे, और लोग जब मुझको देखते थे तो पूछते थे कि तुम अब तक खुश क्यों हो इतना। तो वो कहता था कि मैं वो ख्वाब देख रहा हूँ कि मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स है, और 20 साल की उम्र में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने लंदन में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीता। ज़बरदस्त। जबकि वो ताल्लुक़ रखते थे ऑस्ट्रिया से, ना उनका एक्सेंट था, और वो फिर हॉलीवुड में गए। मतलब किया उन्होंने वो जो पहले कभी किसी ने किया नहीं था, किसी ने नहीं किया था या सोचा भी नहीं था। तो काम तभी बनता है, नाम आपका तभी बनता है, लोग आपको तभी याद रखते हैं जब आप वो हासिल करते हैं जो और किसी ने कभी किया ना हो। किसी ने नहीं किया। और मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आई एम नॉट जस्ट एन एंटरप्रेन्योर, मैं पाकिस्तान की तारीख का 72 साल के अंदर कोई ऐसा ऑथर या ऐसा ब्रांड नहीं है जिसको हॉलीवुड के एक्टर्स ने एंडोर्स किया हो, जिसको ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स ने एंडोर्स किया हो, जिसकी मर्चेंडाइज हॉलीवुड की मूवी में भी आई हो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। बात कहने की सिर्फ और सिर्फ ये, आप सोच बड़ी रखिए। डैन पीना का कहना ये है कि आप मुझे अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। आप अपने दोस्त मुझे बताइए, मैं आपको आपका मुस्तकबिल बता दूंगा। जबरदस्त। जवाद साहब, अब्बास साहब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी मैं वैसे तो मतलब बाहर रहता था, लेकिन अब पाकिस्तान आया हूँ, और पाकिस्तान में रहते उन्हें कौन सा कारोबार करना चाहिए, मतलब पाकिस्तान की टारगेटेड ऑडियंस जो है उसको देखते हुए। देखिए, कारोबार करने के लिए पहले मैं थोड़ा सा ये YouTube वाला भी क्लियर कर दूं कि YouTube पे वो साहब ये कह रहे थे कि जी मेरी स्किल बहुत अच्छी है बनाने की वीडियोस, और मैं किसी टॉपिक पे भी बना सकता हूँ। जब आप YouTube पे अपना काम डाल देते हैं ना, तो खुद को मार्केट करना बहुत आसान हो जाता है। आप अपना लिंक भेजते हैं, अपना काम दुनिया को दिखाते हैं, फिर आपको पार्टनर्स भी मिलते हैं। मतलब एक वेबसाइट है जो हर कोई एक्सेस कर लेते हैं। फिर आप अपने पार्टनर्स ढूंढ लेते हैं, अगर आपका काम इस लायक हो, आपको आता हो, क्योंकि एक खुशफहमी होना कि मुझे काम आता है और काम वाकई आना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सेकेंडली, आप ये कह रही हैं कि जी उनको मार्केट में क्या है। देखिए, जब भी आपने को कारोबार शुरू करना है, सबसे पहले आपने अपने आप को थोड़ा सा समझना है कि खुदा ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत दी हुई है। आप में क्या सलाहियतें हैं, उसके मुताबिक आपको बिजनेस की सिलेक्शन, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई ऑफिस वर्क में अच्छा है, कोई किसी, यानी हर शख्स की डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उसके लिए सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ किन एरियाज़ में है, आपकी वीकनेस किन एरियाज़ में है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या आप अवेल कर सकते हैं, और थ्रेट्स आपको क्या हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो बेशुमार हैं। हर आदमी अब फूड बिजनेस ही कर सकता है, लेकिन फूड बिजनेस में जिस तरह हमने बताया घर से शुरू किया जा सकता है, बड़े कम सरमाए से शुरू किया जा सकता है। अपने कुछ स्टूडेंट लेवल के दोस्तों को साथ मिला के चंद लाख रुपए से ही आजकल जो
ये जो फूड रिक्शाज बिल्कुल, हैं, हाँ जी। ये लोग बनाते हैं, 3-4 लाख में ये बिजनेस शुरू हो जाता है। ऐसे ही है, हमने देखा है अक्सर जगहों पर रिक्शे के अंदर या पिकअप के अंदर उन्होंने अपना सारा फूड का लगाया होता है, वो फूड सेल कर रहे होते हैं। क्विकली मैसेज मैं लेना चाह रही थी आपसे कि हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं आपको, तो क्योंकि नौजवान हमारी जो नस्ल है 64% वही है, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब, मैं कहता हूँ यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ बनी हुई है। कासिम अली शाह फाउंडेशन के ऊपर मैं रेगुलर जाता हूँ, वहाँ स्पीकर हूँ, उन्होंने अपना सारा काम यूट्यूब के ऊपर रखा हुआ है। ऐसी बहुत सी फाउंडेशंस हैं, ऐसी बहुत से लोग हैं जिन्होंने चीज़ें सारी की सारी जो है नेट के ऊपर रखी हुई हैं, तो आप उससे फ़ायदा उठाएं। मुफ्त जो प्रोग्राम हैं उनको देखें, उनसे सीखें, स्किल लेवल एनहांस करें और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी से आगे जाएं। ठीक हो गया जी। मोहसिन साहब क्विकली मैसेज देना चाहें? शॉन एकर, मैं नहीं कहता, शॉन एकर हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं और उनकी जो रिसर्च है उसका नाम उन्होंने रखा है हैप्पीनेस एडवांटेज। तो उनका कहना यह है कि दुनिया में अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर कोई काम कर रहे हैं, जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है आप वो कीजिए, उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और आउटपुट बढ़ जाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 74% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं, यूरोप में भी ऐसे ही हालात हैं। तो आप बेसिकली वो काम कीजिए जिसको आज आप वो कीजिए जिसको करके कल को आपको शुक्र अदा करना पड़े कि मैंने कल ये अच्छा किया था। ठीक हो गया, कल को आपको शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है हुमा, लास्ट आप भी मैसेज दे दें अपना। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर किसी को इनिशिएटर बनना चाहिए। वो ये वेट ना करे कि कोई आएगा उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करें एंड जस्ट स्टार्ट इट। ये नहीं देखें कि फ्यूचर में क्या होगा बिजनेस के साथ, जस्ट स्टार्ट इट एंड सी द रिजल्ट्स। चलें जी, ज़बरदस्त, किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपना काम आपने खुद ही स्टार्ट करना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे व्यूवर्स की जो है ना रहनुमाई की है। तो जनाब मैं यही कहूँगी कि हम लोग इसीलिए इस तरह के टॉपिक्स लेकर आते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो तबका में देख रहा है उन तमाम का भला हो और वो जो है ना नए नए काम करें, नए नए एक्सपीरियंसेस करें और कामयाबियाँ जो हैं उनका मुकद्दर बने। तो मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी फ़िटनेस पर भी बात करेंगे। तो देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सर्दियों में हम बात कर रहे थे वर्जिश की, तो वर्जिश करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वर्जिश ना की जाए तो ऐसे में ख़ुद को फिट रखने के लिए क्या किया जाए? जनाब योगा करेंगे और जो कि बड़ा करामत भी साबित होता है, लेकिन बेहतरीन योगा कौन सा है, कैसे करना चाहिए, इसी पर आज हम तफसील से बात करेंगे और जानेंगे। तो हमारे गेस्ट से पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। एक्सपर्ट हैं, योगा की मॉडल भी हैं, अदाकारा भी हैं और आप सबकी फेवरेट भी हैं। जिया अली हमें कराची से ज्वाइन कर चुकी हैं। जिया बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो से योगा एक्सपर्ट है शाकिर हफीज़। तो शाकिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिया सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करूंगी क्योंकि व्यूवर्स जो हैं वो आपको बड़ा पसंद करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है माशाल्लाह से, एज भी हो गई है लेकिन दिखने में आप आज भी इतनी यंग लगती है, टीनेजर ही लगती हैं, इसका क्या राज है? थैंक यू सो वेरी मच, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। कोई ऐसे इनसिक्योरिटी नहीं है मुझे कभी भी एज की। मुझे लगता है कि अगर आप ग्रेसफुली और हेल्दी वे में एज करें सो दैट्स वेरी पॉजिटिव। और स्पेशली अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी हुई है बचपन से, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी को ऐसा मैसेज दें जो एक ट्रू मैसेज है और एक पॉजिटिव मैसेज है एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो इस वजह से मैंने कोई 20-22 साल से योगा करना स्टार्ट कर लिया था। और शमशाद हैदर साहब पाकिस्तान में मेरे टीचर हैं, पिछले 12-15 साल से मैं शमशाद साहब के साथ अटैच हूँ। योगी हैदर के नाम से उनका अपना पेज है। तो मेरी तो ज़िंदगी बदल दी है मेरे योगा ने। अम्मी पैदाइश से मुझे जी योगा ने और अच्छे उस्तादों ने। मुझे याद है कि बचपन से मैं पैदाइश के वक्त से मुझे एलर्जीज़ का कुछ इश्यूज़ था, कुछ थोड़ा सा किडनीज़ का, कुछ थोड़ा सा मेरे पेट के इश्यूज़ थे पैदाइश से ही। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने समझा इन सारी चीज़ों को अच्छे उस्तादों के साथ, और अब मेरी सेहत इतनी बेहतर है कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो नज़र भी आ रही है। माशाल्लाह आपकी सेहत जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है।
थैंक यू। मैं हमेशा अपनी उम्र सही बताती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि 40 के बाद तो प्रॉपरली इंसान जो है वो मेंटली फिजिकली फुल ग्रो करता है। तो ये अवेयरनेस भी हमने लोगों को देनी है कि ये जो आप लोगों की गलत फहमियाँ हैं कि हम भी 30 के बाद बूढ़े हो गए हैं, ये हो गया बीमारी, और ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आपका मेंटल एक आपकी अपनी बनाई हुई चीजें हैं, अपनी बनाई हुई बातें होती है कि भाई 40 के बाद हम बूढ़े हो गए हैं। जी चले वैसे जिया बताएं एक्सरसाइज 40 के बाद साइंस भी कहती है, स्पिरिचुअलिटी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ये कहती हैं कि 40 के बाद आपका दिमाग और बॉडी पूरी तरह ग्रो करती है, आप पूरी तरह से एक प्रॉपर, लेकिन कैसे ग्रो करती है, कोई एक्सरसाइज बताइएगा। हेल्दी ह्यूमन बीइंग होते हैं हम। तो योगा करते भी हैं और योगा के ज़रिए, सांस के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए, पॉस्चर्स के ज़रिए आवाम को, पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये कोई ढका छुपा राज नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना खुदादायत ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि योगा जो है बेसिकली वो माइंड बॉडी का एक यूनाइटेडनेस है, माइंड बॉडी और आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का। तो इस चीज़ को कभी भी किसी मज़हब, किसी खत्ते, किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए कुदरत ने डिज़ाइन किया हुआ है कि आप इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, हेल्दी बैलेंस ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये हमारा मिशन है पाकिस्तान में सारे टीचर्स का। मैं खुद सर्टिफाइड टीचर हूँ, शमशाद साहब से भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं योगा करती भी हूँ, कराची में क्लासेस भी देती हूँ, पढ़ाती भी हूँ। शमशाद साहब की मदद से हम कुछ हर्बल्स का भी काम कर रहे हैं ताकि लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, सफाई के जरिए हम लोग बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल दे सकें। चलिए जी, बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल की जो है ना वो आपने कोशिश की है। लेकिन अभी आपसे मैं योगा की टेक्निक्स भी पूछूंगी, लेकिन पहले शाकिर आपसे पूछूंगी कि वर्जिश और योगा में फ़र्क कितना है? देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है वर्जिश का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हम इंसान ना सिर्फ बॉडी हैं, हम माइंड भी हैं, हम इमोशंस भी हैं, हमारे अंदर एक रूह भी बसती है। बिल्कुल। तो जब आप फिज़िकल एक्सरसाइजेज की बात करते हैं तो हम सिर्फ बात करते हैं फिज़िक्स की, फिज़िकल एक्सरसाइज की, कि बॉडी की एक्सरसाइज की। और बॉडी की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, सिर्फ एक बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे तो एक इम्बैलेंस क्रिएट रहेगा, क्योंकि आप ना माइंड को टच कर रहे हैं, ना आप इमोशंस को टच कर रहे हैं, ना आप साइकोलॉजी को टच कर रहे हैं। So yoga is different because it balances all the domains of your body. और जब आप इसको बैलेंस आउट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हर तरह की बेहतरी आती है, हेल्थ आती है, इज़्ज़त आती है। इवन आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है कि आप प्रोफेशनली कैसे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कैसे कमा रहे हैं, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। तो हम जब एक्सरसाइजेज को देखते हैं, कोई डिफरेंट एक्सरसाइजेज जैसे जिम कर रहे हैं, मेरी वालदा साहिबा कई दफ़ा फरमाती हैं कि आप हैंड फ्रीज लगा के लोग रनिंग कर रहे हैं, वो कहती हैं टूटियाँ लगा के तो रनिंग कर रहे हैं। तो जो ये है एक्सरसाइज, उसमें माइंड इन्वॉल्व नहीं है, माइंड आपका कहीं और है, एक्सरसाइज कहीं और है। तो दे बोथ आर डिफरेंट इन दिस डोमेन। आप सिंपल सी एक्सरसाइज फर्ज करें कि आप ये स्ट्रेच कर रहे हैं, बाजू को स्ट्रेच कर रहे हैं, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो दिस इज़ नॉट योगा। योगा क्या कहेगा कि आप जब ये स्ट्रेच कर रहे हैं, आपका बिल्कुल ध्यान आपकी बॉडी के अंदर, आपको एक नस फील हो रही है, स्ट्रेच होती है, प्लस आपकी ब्रीदिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। तो योगा जो है दैट इज़ बैलेंस ऑफ एवरी डोमेन ऑफ लाइफ। आपकी बॉडी के हर पहलू को जब ये बैलेंस करेगा तो दैट बिकम्स अ योगा, इज नेचुरल वे ऑफ लिविंग। तभी आपकी सेहत जो है ना वो भी अच्छी होगी, आप फिट रहेंगे, तभी सेहत अच्छी हो सकती है। वरना अगर आप सिर्फ एक जगह पर जाएंगे तो दैट विल नॉट बी अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को उसके अंदर कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो माइंड के बगैर, मैं तो कहता हूँ माइंड योगा, फिजिकल योगा, ये जो आसनाज हैं, पोस्चर्स हैं, मेडिटेशन और ब्रीदिंग, दीज 3 थिंग्स बोथ तमाम जो है इंपॉर्टेंट है। और इन सब को जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, यू कैन नॉट अचीव द गोल जो कि आप देख रहे हैं अपने गोल को। अच्छा जिया, वैसे हमारे घर में ख़वातीन जो बैठी हुई हैं इस वक्त आपको देख रही हैं, वो भी बड़ी खुश हो रही हैं कि जिया माशाल्लाह इतनी स्मार्ट है, इतनी प्यारी हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेज भी बताएं, क्या योगा की टेक्निक्स हैं हमें करनी चाहिए जो हम आपकी तरह फिट लग सकें? देखें, शाकिर साहब ने इतनी अच्छी बातें की हैं, ज़बरदस्त टीचर हैं खुद लाहौर में, और इन्होंने इतने सिंपल सादे लफ्ज़ों में इतनी डीप बातें इतनी सिंपल कर दिया है योगा से रिलेटेड सारे लोगों की समझ को, बूझ को।
तो मैं समझती हूँ कि ऐसे उस्ताद जो हैं, ऐसे लोग हमारे लिए बरकत हैं आसपास होना। तो जैसे इन्होंने बात की कि जो सांस है आपका, जब आप कोई भी पॉस्चर कर रहे हो तो योगा जो है वो आपको, अगर आप सांस और अपना पूरा ध्यान उस पॉस्चर में ही रखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बनती चली जाती है कि जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में, उस लम्हे में रहने के लिए, हर मज़हब, हर कुदरत का जो निज़ाम है वो आपको कहता है कि आप उस लम्हे में रहें ताकि आप ज़िंदगी के सारे डिसीजन, सारे जो आपकी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है वो आप उस लम्हे में गुजारें, ना को फ्यूचर में गुजारें, ना पास्ट की वरी में गुजारें। ठीक है, तो ये जो लाइफस्टाइल है बेसिकली। तो अभी जैसे मैं कुछ पॉस्चर्स भी कराती हूँ, शाकिर साहब मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज़। तो कुछ पॉस्चर्स जो है, जैसे अभी आप कह रही थी कि सर्दी का मौसम है और लोगों को बाहर जाके या ड्राइव करके, जिम में जाके मुश्किल होती है, वॉक करने में आजकल लोगों को कभी कभी मुश्किल होती है, ठंड है। तो देखिए मैं एक बड़े कंफर्टेबल माहौल में अपने घर के एक हॉल में बैठी हुई हूँ, पीछे टेरेस भी है। अगर आप अच्छी हवा चल रही है तो आप दोनों तरफ के जरा दरवाजे खोल लें तो क्रॉस वेंटिलेशन हो जाती है। सो जितने नए योगा करने वाले हैं मैं उनको यही मशवरा देती हूँ कि वो एक सेफ, एक ऐसे टेम्परेचर में, ऐसे इन्वायरमेंट में योगा करें ताकि जो उनका सांस और उनका जो ध्यान है वो पूरी तरह अपनी बॉडी में हो। बिल्कुल, ज्यादा स्ट्रेच करें, थोड़ा स्ट्रेच करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका सांस और आपका ध्यान उस मसल के, उस सारे सिस्टम के अंदर हो, आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए ताकि पूरी तरह से इफेक्ट हो बॉडी का। जैसे अभी बहुत सिंपल सा पोस्चर है, मैं अभी हाथ उठा रही थी, अब जैसे मैंने हाथ उठाए हैं तो मैंने अपने आप को बिल्कुल एक स्ट्रेच किया है और मेरा ध्यान इस वक्त जो है वो पूरी तरह मेरी साइड्स जो इस वक्त है उनको जो थोड़ा सा स्ट्रेच मैंने दिया है, जितना मैं इजीली चाहती हूँ उतना मैंने किया और मेरा ध्यान पूरी तरह यहाँ पे, और मैं नॉर्मल एक ब्रीथ कर रही हूँ और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल। और आप खींच रहे हैं अपने आप को, नॉर्मल ब्रीथ इन, और अब आप देखें कि पूरा आपका एब्डोमिनल, पूरी साइड्स, शोल्डर्स, ये सारे वार्म, गर्म हो रहे हैं, आपका मसल जो है वो स्ट्रेच कर रहा है। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं, इसको मुश्किल हम समझते हैं क्योंकि हम करना नहीं चाह रहे होते कभी कभी। इवन बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आपने पूरी तरह से अपनी टांग को बाहर निकाला और आप स्ट्रेच कर रहे हैं, आप बिल्कुल, अगर आपने इतना स्ट्रेच करना है तो आप इतना स्ट्रेच कर लें, आपको जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जाएं। शुरू में तो हम लोग भी बिल्कुल अगर इतना ही हाथ उठा लें, सीधा ही कर लें अपने आप को, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह जैसे एक और पोस्चर है, अब ये देखिए, ये पोस्चर है, ये आपकी पूरे पोर्शन को यहाँ से, साइड से आपकी बैक को बिल्कुल आप इसको मूव करते रहे बिल्कुल बच्चे की तरह, और इसको स्ट्रेच एक फील करें। जितना इजी योगा में आपको सिर्फ ध्यान, आपकी ब्रीदिंग, मेडिटेशन और आपका जो ध्यान है वो आपकी बॉडी में अंदर आने के लिए कहता है। वही टूटियों वाली बात जैसे शारिक साहब कर रहे थे कि म्यूजिक आप सुन रहे हैं, आपका ध्यान, आपका माइंड कहीं और है, बॉडी कहीं और है, तो उसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि उल्टा उसका नुकसान होने लग जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आप अपने सिस्टम को, अपने डीएनए को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक आराम की सिचुएशन में जाके, आप सुकून की सिचुएशन में जाके अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने मसल्स को जो है वो ट्रेन करना चाह रहे हैं कि वो नेचुरल और सही तरीके से काम करें, लेकिन बीच में जो है आपने डिफरेंट तरह के रिदम और म्यूजिक को इन्वॉल्व कर लिया है, तो वो नेचर से आप हट गए। ठीक हो गया। अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, जितना आप नेचर के अगेंस्ट जाके कोई भी एक्सरसाइज करेंगे वो आपको कभी भी फायदा नहीं करेगी, कभी भी फायदा नहीं करेगी। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं जी आप वैसे कोई वजन कम करने की भी टेक्निक्स बताइएगा, क्योंकि आजकल हम लोगों को होता यही है कि बस वजन कम हो और वर्जिश के बगैर कम हो। देखिए, वजन कम करने का बहुत आसान तरीके हैं। अगर आप मेडिटेशन और योगा और कुदरत के मुताबिक जब आप ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, जो कुदरत ने आपके लिए डिज़ाइन किया है, सबसे पहले तो आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि ऐसे लोगों में उठें बैठें जो कि एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी वाइब्रेशन और उनकी जो एजुकेशन है या उनकी टाइमिंग्स है, वो आप उस ग्रुप के साथ मिलके, उनके साथ साथ आप में भी वो शऊर जो कि है आपकी ज़ात में अल्लाह ने दिया हुआ है, नेचुरली दिया हुआ है, वो पॉलिश हो जाएगा। तो
तो आप अच्छे उस्तादों के पास जाएं, अच्छे नहीं मतलब ऐसे किसी एनवायरनमेंट में बैठे जो कि नेचुरल जिंदगी गुजारने की तरबियत खुद भी हासिल कर रहे हैं और लोगों को भी देना चाह रहे हैं, तो वो आपका सिस्टम भी वैसे ही ढलता चला जाएगा। आप अकेले बेशक कोशिश ना करें। उसके अलावा अगर आप वजन कम करने की तरफ जाते हैं तो कुछ ऐसे हर्ब्स अल्लाह ताला ने इंसान के लिए डेवलप किए कई 100 साल पहले कि आपको वो टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी नेचुरल भी डेवलप करती है और खाने पीने की चीज़ों से भी आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स डेवलप होता है, इवन सांस के जरिए भी, तो वो टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज हो सके। तो ऐसी बहुत सारी हेल्प है अगर आप उसको प्रॉपरली लेना चाहते हैं, प्रॉपर लोगों में उठना बैठना चाहते हैं। पेट की एक्सरसाइज के लिए सांस, अगर आप अपने सांस का रिदम थोड़ा सा सही कर लें, भारस्तिका एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि वार्म अप करती है बॉडी को। देखिएगा, सांस अंदर लेके जाए और सांस को जोर से बाहर खींचे, और ऐसे आप 20 दफ़ा आप ये वाली एक्सरसाइज अगर कर लें तो आपकी बॉडी वार्म अप कर जाती है। फिर इसके बाद पेट की ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप पेट को सांस के जरिए जो है वो टाइट कर सकते हैं, मसल्स को टाइट कर सकते हैं। वो एक डीप मेडिटेशन में भी आपको ले जा सकता है। मैं हैरान हूँ कि लोग जो है गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूरा दिन देखते रहते हैं जो उनकी इंफॉर्मेशन में बेहतरी नहीं लेके आती। लेकिन ऐसी इतनी एक्सरसाइजेज आजकल पिछले कई सालों से यूट्यूब पे, गूगल पे, हम जैसे लोग, शमशाद साहब जैसे लोगों का यूट्यूब पे हमारे दीन मज़हब के लिहाज से वो आपको डिटेल बताते हैं कि आपका क्यों वज़न बढ़ रहा है और उसको अब कैसे कम किया जा सकता है, खुराक के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को आप फॉलो करें, बहुत आसान काम है। जैसे मैं भी, शाकिर साहब भी शमशाद साहब के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग तो पिछले 5-5 साल से, 6-6 साल से स्काइप पे शमशाद साहब जी अभी आपसे और भी टेक्निक्स पूछेंगे और देखेंगे कि हमारे नाजरीन जो है वो उनसे फ़ायदा भी उठा सकें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो काशिफ ने हमें ज्वाइन किया कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कराची से बात कर रहे हैं काशिफ। वालेकुम सलाम जी, आपका बड़ा अच्छा टॉपिक है। जिया जो बता रही हैं मैं साथ साथ कर भी रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है आप तकनीक्स बताएं, और ख़ास तौर पे फिटनेस के साथ साथ ये जो जहनी दबाव और जहनी तनाव है इसको कम करने के लिए भी कुछ टिप्स बताएं हमें, ठीक है, ताकि बंदा इजी हो जाए थोड़ा सा। चलें जी, ठीक है, भी बता देते हैं आपको। एक और कॉलर है अब्दुल अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे ये पूछना है कि जो आदमी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना होता है और जो है वो ज़हनी दबाव के हवाले से कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, तो इसके लिए भी कोई टिप्स बता दें। चलें जी, अभी बता देते हैं आपको। शाकिर, पहले तो हमारे कॉलर हैं जी काशिफ थे, उन्होंने कहा है कि जहनी तनाव है, तो ये जहनी तनाव और डिप्रेशन को कैसे कम किया जा सकता है योगा के थ्रू? ये डिप्रेशन इस वक्त एक एपिडेमिक की तरह फैल रही है कि हर जगह पे आप जहाँ जाते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और मेरा ज़्यादा फोकस भी डिप्रेशन पे है। और योगा के फिज़िकल पोस्चर्स बहुत कमाल हैं इसको कम करने के लिए। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि मेडिटेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डिप्रेशन की जैसे बात हो रही है, तो मैं आपको बल्कि ये बताता हूँ कि ये मैं डिप्रेशन का बहुत एहसानमंद हूँ। वो मैं आप सोचते हो कि क्यों एहसानमंद हूँ, क्योंकि डिप्रेशन जो है उसकी वजह से मैं योगा की साइड पर आया। अच्छा, मुझे डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और इन चीज़ों, ये तो डिप्रेशन, ये स्ट्रेस छोटी छोटी बातें हैं। जो पैनिक अटैक्स लोगों को आते हैं, डिप्रेशन होता है, इन सब से निकला जा सकता है यूजिंग योगा। कैसे निकला जा सकता है? जब मैं डिप्रेशन मुझे हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे मेडिसिन रिकमेंड कर दी और मैं 1 महीना तक मेडिसिन खाता रहा। लेकिन उसके आप जो लोग भी डिप्रेशन के करते हैं उनको पता है कि उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। खैर, अगर मेडिसिन ज़रूरी है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको रोकें। खैर, मैंने क्या किया कि मैंने एक जगह पे थोड़ा सा सर्च आउट किया डिप्रेशन के बारे में, और वहाँ पे मेडिटेशन का लफ्ज़ निकला। मुझे उस वक्त योगा, मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ मैं बैठ गया एक जगह पर मेडिटेशन में और आंखें बंद कर ली, और मैंने सांस की तरफ तवज्जो कर ली कि सांस अंदर जा रहा है और सांस बाहर आ रहा है। सिर्फ इतनी सी बात, इसमें कोई और चीज़ है ही नहीं। इसको कहते हैं, इस योगा की सबसे सिंपलेस्ट मेडिटेशन की एक्सरसाइज है और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को कहते हैं आनापाना मेडिटेशन। उसका मतलब ये है, सिर्फ उसका मतलब क्या है कि सांस अंदर जा रहा है और सांस बाहर जा रहा है। और आप सिर्फ अपना सांस पे जब ऐसे ही फोकस करते हैं, इनिशियल बंदा यही करना शुरू कर इनिशियल ये करना शुरू कर दें 5 से 10 मिनट के लिए। सिर्फ आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत बेहतर है। 1 महीने के अंदर वो मेडिसिन ख़त्म हो गई, पैनिक अटैक्स ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। इतना आसान है ये, लेकिन स्टार्ट करने से है।
लगता ये बहुत सिंपल है, मसला ये है कि दिमाग को आदत नहीं है एक ही जगह पर फोकस करने की। आप बैठेंगे थोड़ा सा 3 सांस नहीं लेंगे, चौथी में आप लिबर्टी में ख़रीदारी कर रहे होंगे, आपका दिमाग कहीं पे, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा देख रही हैं, लिबर्टी में नए नए डिज़ाइन आपके जहन में आ रहे होंगे। लेकिन आपने ये नहीं करना, आपका जैसे ध्यान उधर गया फौरी वापस, जैसे याद आए वापस आ जाए सांस के ऊपर नीचे, फिर दो सांस लेंगे, फिर आप कोई सांस के साथ लड़ाई आपको याद आ जाएगी, ठीक है। तो वो सांस की लड़ाई जब ख़त्म हो वापस आ जाए दोबारा सांस का, 5 से 10 ध्यान बस अपना इसी तरफ रखिए, सांस अंदर जाना चाहिए और बाहर आना चाहिए। ठीक हो गया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, निम्रा। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। रिदम जी 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 आपकी तरफ भी आते हैं, कॉलर से बात करें। निम्रा हमारे साथ मौजूद है। जी निम्रा। वालेकुम अस्सलाम। मैं बात कर रही हूँ। जी जी निम्रा, क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा ना वेट बहुत ज्यादा है, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी एज 29 है। चलें जी, ठीक हो गया जी। 29 एज है, वेट भी ज़्यादा है। जिया बताइएगा कोई योगा टेक्निक्स निम्रा के लिए? निम्रा अस्सलाम वालेकुम। निम्रा, बिल्कुल बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली एक रूटीन आपकी फ़र्क करते हैं। प्रेगनेंसी में भी मैं समझती हूँ कि औरतें जो हैं वो काफ़ी डाइट अनबैलेंस होती है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज बॉडी एक बहुत डिफरेंट हार्मोन से गुजर रही होती है। डिलीवरी के बाद भी औरतें जो हैं वो ज़्यादातर अपनी खुराक का और एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखती, स्पेशली जब औरतें प्रेगनेंसी में होती हैं निम्रा, तो हम लोग एक्सरसाइजेस नहीं करते। हम अपनी बॉडी को, जैसे सांस लेने की शाकिर ने बात की, हम कुदरत की तरफ से हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बरकत भी होती है, लेकिन उसको उस ताकत को संभालने के लिए हमें भी बहुत सारी नेचुरल चीज़ों में रहना चाहिए। बहुत सारी जो है खुराक के लिहाज से भी, नींद के लिहाज से भी, सांस के लिहाज से स्पेशली, क्योंकि बच्चा आपके पेट में होता है तो आपका अपना ऑक्सीजन और आपके अपने जो लंग्स हैं वो बहुत बेहतर काम करने चाहिए। उसके लिए कुछ सर्टन तालीम होती है, कुछ पॉस्चर्स होते हैं, वो हमारी औरत जो है वो उससे महरूम है, वो सिखाए नहीं जाते, डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करते। सो मैं इसीलिए औरतों को बार बार कहती हूँ कि देखें प्लीज़, आप खाने पकाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी तालीम हासिल करती है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेगनेंसी में या औरतों के और भी और मर्दों के भी हार्मोनल इश्यूज जो है, बहुत सारे इश्यूज जो मेडिकली आपको एज के साथ साथ भी आती हैं, उसकी तालीम बहुत आसान है, अब तो बहुत इजी है, तो प्लीज़ वो हासिल करें। जैसे भी इन्होंने कहा पेट का इशू है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इनके हार्मोनल्स अनबैलेंस हुए होंगे, इनका सांस का इशू होगा, इनकी नींद का इशू होगा, और फिर उसके साथ इनका खाना डिसऑर्डर हुआ होगा। तो जी योगा के साथ इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं हम? देखिए अभी शाकिर भी यही बता रहे हैं, सबसे पहले तो आप, बहुत आसान है कि आप अपना जो अनबैलेंस स्ट्रेस और एंजाइटी आपके हुआ हुआ है वो एक आना पाना के नाम से बहुत आसान सी बैठ के करने वाली एक ब्रीदिंग टेक्निक है, ठीक है। पहले तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, किसी उस्ताद का सहारा ले लें। मेरे जिया केयर के पेज पे जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। शमशाद साहब जो हैं वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारी टेक्निक्स बता रहे होते हैं, हम लोग टीवी पे आके बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। तो पहले तो आप ब्रीदिंग करें, उसके बाद आप थोड़ी सी सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, थोड़ा सा वॉक करें बाहर जाके ग्रीनरी में, और फिर बैठ के आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स करें। और उसके बाद जो है वो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जब आपका माइंड और बॉडी तैयार हो जाए उसको करने के लिए। बिकॉज देखें योगा में हम बहुत सारी टेक्निक्स आपको टीवी पे बैठ के बता सकते हैं, लेकिन वो एक स्टेप बाय स्टेप जब आप करेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्व करेगी, आपका माइंड उसके लिए रेडी होगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं भी आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि पेट की, जो शमशाद साहब हमें कराते हैं और हम बहुत रेगुलर कर रहे हैं, पेट के लिए बहुत अच्छी, औरतों के लिए स्पेशली, आपकी साइड्स के लिए और आपके पेट के लिए ये वाली एक एक्सरसाइज है। आप राइट और लेफ्ट करें, इनहेल करें और एक्सहेल करें। सो आपका पेट जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से ट्विस्ट हो रहा है, साइड्स भी आपकी ट्विस्ट हो रही हैं। इसके अलावा अगर ये एक्सरसाइज आपका बैलेंस शुरू में ठीक नहीं होता या आपको समझ नहीं आ रही टीवी पे देखने के लिए, तो जैसे शाकिर कह रहे हैं, आप सिर्फ बैठ के अपने सांस की तरफ अगर तवज्जो देने लग जाएं तो विद इन डेज आपके अंदर जो एक बेचैनी और सुकून है, जिसके अनबैलेंस होने की वजह से आप खुराक की गलत टाइमिंग्स को अपना लेते हैं, यू नो, रात को 5-6 बजे 7 बजे के बाद जो इंसान खाना खा रहा है ना,
वो अपने साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहा है, इतना बड़ा जुल्म कर रहा है। ये आप देखें कि हमारे नबी पाक ने इतनी सिंपल और सादी ज़िंदगी हमें कई दफ़ा कई जगहों पे बताई है और हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। उन्होंने कुदरती निज़ाम बताया है इंसान के खुश रहने का और हेल्दी रहने का। आप सिर्फ उन बेसिक चीज़ों को फॉलो करना शुरू करें तो देखिए आपकी हेल्थ जो है वो कहाँ इतनी बैलेंस हो जाएगी, इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप हर मुश्किल से मुश्किल काम कर सकेंगे। पेट और खुराक ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, हमने इसको बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। अगर टाइमिंग्स चेंज कर लें और अपनी खुराक की टाइमिंग्स, खास तौर पे जिस तरह आपने जिया कहा कि खाना अगर 6-7 बजे से पहले खा लिया जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में खाएंगे तो वो नुकसानदेह है। और जिया, हम आपको वैसे बार बार जहमत देते रहेंगे अपने शो में आने के लिए, तो अभी के लिए आपके लिए बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें योगा टेक्निक्स बताई हैं। तो शाकिर, लास्टली हमारे व्यूवर्स को मैसेज दे दें। जी सबसे पहली बात तो ये है कि जी योगा ज़रूर करें, योगा ही ज़िंदगी की बैलेंस का नाम है। और याद रखिए, योगा करना तो बंदा को, हर एक को पता है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, सब लोग करने को पता है कि उनको फ़ायदा क्या, मगर प्रॉब्लम यह है कि लोगों को आदत नहीं है डिसिप्लिन की। अपने अंदर डिसिप्लिन लाएं, ये डिसाइड करें कि आई विल डू दैट एक्सरसाइज। और जाते हुए एक लास्ट में एक्सरसाइज बताता जाऊं, क्योंकि एक बंदे ने स्ट्रेस की बात की थी। तो आपने अपना राइट हैंड लेना है, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, सांस अंदर खींचिएगा। उसके बाद आपने अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज किया, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दिया। फिर आपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लिया और लेफ्ट को क्लोज करके, राइट को क्लोज करके लेफ्ट से सांस बाहर निकाल दिया। इसको कहते हैं अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, और इससे स्ट्रेस बिल्कुल रिलीज हो जाता है। चलें जी, जिन लोगों को स्ट्रेस है वो ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका भी, और जिया आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम लोग यही एक्सरसाइजेज जो है योगा की आप लोगों को साथ शेयर कर रहे थे, क्योंकि सर्दियां हैं और आप लोगों को ठंड लगती है, आप वर्जिश करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, तो घर के अंदर बैठकर आप कम से कम इस तरह की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। और इनिशियल जो आपको एक्सरसाइज बताई हैं, योगा की टेक्निक्स बताई हैं, उन्हें कीजिएगा और यकीनन आपको उसमें फ़र्क पड़ेगा और बेहतरी आएगी। तो हमें यहाँ पर लेना है छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे पास एक और बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है और आपके काम का भी है, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। तारों के आज कुछ जिक्र करेंगे, आपकी किस्मत का हाल बताएंगे, मुल्की मईशत किस तरफ जा रही है इस पर भी बात करेंगे। और इस सब के ऊपर अगर हम काफ़ी तशवीश होती है लोगों को, ख़ास तौर पर अपने स्टार्स का जानने का, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो हम अपने पहले गेस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलो। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है आगा बहिश्ती साहब ने, माहिर फलकियात हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर स्टूडियो में सैयद अली जैदी, ऑस्ट्रोफार्मिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जैदी साहब आपका भी। तो चलें आपसे ही शुरू कर लेते हैं कि क्योंकि नया हफ्ता है, नए दिन का आगाज़ है, तो क्या क्या सितारों और गर्दिशें हैं उनकी, क्या क्या बुर्ज, किन के बुर्ज जो है मुश्किलात का शिकार हैं, किन में आसानियाँ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। तो जब आपने सवाल किया है तो तकरीबन सभी का ही मैं देख देता हूँ कि बुर्ज हमल, अभी इनको मज़ीद वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। सूरत हाल अभी इनके लिए वाज़िया नहीं है। बैरून मुल्क सफ़र में तो इनको कामयाबी नज़र आती है। वीज़ा अप्लाई के लिए इनके लिए बेहतरीन टाइम है। बुर्ज सौर, इनके तालीमी मामलात पर कामयाबी है। माली मामलात इनके इल्तवा का शिकार रहेंगे। इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल ये ना करें। दोस्तों के साथ इनके इख्तलाफात पैदा होने के इम्कानात हैं। जिमनाई अज़वाजी मामलात इनके मुतासिर होने के इम्कानात हैं। बैरूनी मुदालखत इनके मामलात को मुतासिर कर रही है। सफ़र इनके फ़िलहाल कामयाब रहेंगे। और बुर्ज कैंसर है, इनका टाइम बेस्ट चल रहा है। ये चल रहा है। हाँ जी, इनके लिए बेहतरीन टाइम चल रहा है और ये इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इनके सब मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और इनके जॉब में भी तरक्की मिल रही है। और जो इनमें कैंसर में जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी बेहतरीन टाइम चल रहा है। ज़बरदस्त हो गया फिर तो। और बुर्ज लियो है,
इनका भी टाइम बेहतर है मंगल के दिन से, और इनकी जायदाद ख़रीद फ़रोख्त के लिए भी इनका टाइम बेहतर रहेगा, और इनके विरासती मामलात भी मुझे हल होते नज़र आ रहे हैं। यानी कि लियोस के सितारे भी जो है ना वो अच्छे ही जा रहे हैं। जेमिनी तक तो मसाइल का शिकार थे। अच्छा। अब विर्गो, इनका टाइम भी बेहतर है, जुमेरात के दिन से इनका भी टाइम बेहतर है, और ये भी कोई नया काम शुरू कर दें तो वो भी बेहतर है। और विर्गो के मंगनी शादी की तरफ भी मामलात चले जाएंगे जिनके नहीं अभी तक मंगनी शादी वगैरह हुई है। और मीज़ान, इनके सोमवार के दिन से आज के दिन से बेहतरीन मामला शुरू हो रहे हैं, और इनकी परेशानियाँ भी कम हो रही हैं, क्योंकि और जो लोग टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी तरक्की के इम्कानात हैं। और बुर्ज अकरब है, इनके जो औलाद के हवाले से जो लोग परेशान थे, जिनकी अभी तक औलाद नहीं हुई, तो वो दवाई या जो भी तदबीरें हैं वो करें तो उनको औलाद के मुतालिक खुशखबरी मिल सकती है, और इनकी बेचैनी में अब कमी होगी। शुक्र अदा करना चाहिए फिर ऐसे में तो। हाँ, सैजिटेरियस, इनकी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जाएंगी, इनके खिलाफ साजिशें भी होंगी, तो इनको एहतियात करनी चाहिए फ़िलहाल दोस्तों में छुपे दुश्मनों से। और इनकी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी होंगी, बिज़नेस और घर की चेंजिंग भी हो सकती है। कैप्रिकॉन्स में इनके मिजाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएंगी, इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि इनके स्टार की कुछ ऐसी पोजीशन मुझे नज़र आ रही है। गुस्सा तो, कम करें फिर, हाँ, तो इनको थोड़ा सा सुकून में रहना चाहिए। और इनके जो लोग शादीशुदा हैं तो उनके ससुराली रिश्तेदारों से भी इख्तलाफात पैदा होंगे, और तालीमी मामलात भी इनके मुतासिर रहेंगे। चलें, वैसे ना बाकी जो स्टार्स हैं ना उनको भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आगा साहब की तरफ चलते हैं। आगा साहब, आपकी बड़ी कड़ी नज़र होती है मुल्क की सियासी सूरत हाल पर, तो जो हमारे लीडर्स हैं ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब, उनके बारे में क्या कहते हैं, उनके सितारे क्या कह रहे हैं, क्या वापसी होगी मुमकिन? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअह व फ़ी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया, आपके साथ मेरा पहला शो है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने ही आपके ही चैनल पे 2 महीने पहले ये पेशेनगोई की थी कि मियां नवाज़ शरीफ रिहा होंगे, और या तो किसी डील के ज़रिए या तो किसी कोर्ट के ज़रिए, क्योंकि उसके जायचे में उनके ख़ानदान के लिए अच्छे सितारे 3 दाखिल हो चुके हैं, जो आज़ादी, खुशबख्ती और सादतमंदी और खुशहाली की निशानदही पैदा हो रही है। तो मुझे जी बिल्कुल ये खुशी तो मिल गई है, और मुझे तो अपनी इल्मी राय है, तो मुझे नहीं लगता है कि मियाँ साहब जिस तरह बीमारी का जो सितारा आता है ना, हम एक सितारे से देखते हैं कि मियाँ साहब बीमार है या नहीं है, तो शायद दुनिया इत्तेफाक करे या ना करे, मेडिकल इत्तेफाक करे ना करे, मैं इल्मी राय से ये है कि मियाँ साहब मेरे हिसाब से जिस तरह बीमार शो किया जा रहा है, सितारों के उलूम से ज़ैदी साहब भी शायद मेरी तायीद करें। अगर हम इमरान उसका मियाँ साहब की अगर बात की जाए तो मियाँ साहब के तो रास्ता तो सितारे इनको दे रहे थे, बिल्कुल, इस बात में तो कोई दो राय नहीं थी। बहिश्ती साहब ने कहा ना खुली चिट मिल गई और चालाकी भी काम आई है। वो बहिश्ती साहब ज़रा ना इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इतने खुले अल्फाज इस्तेमाल कर नहीं पाते, ज़रा दिलेर आदमी है बहिश्ती साहब, इसलिए ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल कर पाते हैं। तो लेकिन सितारे इनको मियाँ साहब को रास्ता दे रहे थे, लेकिन खून के थोड़े बहुत मसाइल थे इनको। मियाँ साहब को अगर बीमारी में अगर देखा जाए तो जो मैंने इनका मियाँ साहब का जायचा देखा था, मेरे पास मियाँ साहब के हाथों के ओरिजिनल प्रिंट हैं मेरे पास,
तो अगर उनको मसाइल थे तो वो खून के मसाइल थे, और वो भी जैसे कि बहिश्ती साहब ने कहा कि एक वो लिमिट में हैं। तो लेकिन चलो उनको रास्ता मिलना था, वो मिला ज़रूर, और बैरून मुल्क उनके सफ़र, वो मेरी अगर प्रेडिक्शन है, अगर आपके पास वो मैंने प्रोड्यूसर साहब को सेंड की थी, अगर वो है इस वक्त मौजूद तो वो चला दें। चलें, अगर वो प्रोड्यूसर साहब को हमारे मिलती है तो मैं उनसे कहती हूँ कि ज़रा दिखा भी दे आपकी प्रेडिक्शन। लेकिन महंगाई के जेल के बारे में भी ज़रा बताएं, महंगाई, क्योंकि लोगों को परेशानी है भाई, महंगाई कब कम होगी? महंगाई अब इमरान खान के हाथ पर इसकी लाइफ लाइन के साथ एक स्पोर्टिंग लाइन है, क्योंकि हमने इमरान खान के जायचे को पाकिस्तान के जायचे के साथ पढ़ना है, और इमरान खान के हाथों को हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ पढ़ना है। इमरान खान के लाइफ लाइन के साथ एक स्पोर्टिंग लाइन के साथ किसकी लाइफ लाइन के साथ एक स्पोर्टिंग लाइन चलती है, जिसका मतलब ये है कि ऐसे इंसान को बैरून मुल्क से मदद आती है, सही, और फॉरेन करेंसी की अलामत होती है ऐसे इंसान के हाथ पर। तो जिसके माने हम ये ले सकते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्ट आने के इम्कानात हैं, जिसके बाद हालात, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, और मईशत पाकिस्तान की जो ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर हुई जा रही हैं, ये 3 माह के फरवरी के बाद मैं देख रहा हूँ कि कीमतों में ठहराव आ जाएगा, डॉलर वगैरह, ये जो चीज़ें हमारे इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो रही हैं अभी तो, और जो मरियम भी हैं वो भी मुझे बाहर इनके हाथ में, और मुझे अब मियाँ साहब के और मरियम नवाज की अब कैद नजर नहीं आती, कैद नजर नहीं आती है, अब ये गिरफ्तार नहीं होंगे, नजर नहीं आ रहे हैं आपको। और ये अब एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि अब बात सियासत पर भी हो रही है और मुल्की हालात पर भी हो रही है, तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जरदारी साहब का भी इन्होंने भी दरख्वास्त दायर की है कि हमें भी रिलीफ दिया जाए, और हमारी भी पोजीशन उनसे ज़्यादा ख़राब है, मियाँ साहब से भी ज़्यादा बीमार हैं, और उनको भी इलाज की सहूलत दी जाए और उनको भी बाहर भेजा जाए। तो इनको तो उस जहाज़ में टिकट तो नहीं मिलेगी जिस जहाज़ में मियाँ साहब जा रहे हैं। तो जो मैंने हिसाब लगाया 120 दिन तक, ठीक है, 4 माह तक उनको कोई, मुझे नहीं लगता कि 4 माह तक कोई इनको कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात नहीं है। अगर रिलीफ मिलता भी है तो 120 दिन तक जरदारी साहब मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। चलें जी, वैसे बहिश्ती साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि बहिश्ती साहब आपने मियाँ साहब को तो आज़ादी का वो दे दिया, परवाना उनके हाथ में थमा दी है, बाकी सियासतदानों के बारे में क्या ख्याल है? और ख़ास तौर पर इस तरह से कहा है कि ज़ैद साहब कह रहे हैं कि जो आसिफ अली जरदारी 120 तक उनका कोई इम्कान है बाहर जाने का। नहीं, बाहर की तो नहीं कह सकते हैं, अलबत्ता जरदारी को भी सज़ा होगी, और क्योंकि हमने प्रेडिक्शन करनी है, सज़ा होगी, और जरदारी साहब को भी कुछ ना कुछ मामला तय करना होगा, और सेहत ठीक रहेगी आसिफ जरदारी साहब की भी होंगे, क्योंकि हमारे सियासतदान जब भी उनके ऊपर कोई ऐसा केस आता है ना, उनकी सेहत खराब हो जाती है। आसिफ अली जरदारी के भी सेहत के बिल्कुल, उनका सेहत का सितारा तो मौजूद है, इसमें कोई वो नहीं है कि जरदारी बीमार नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, इल्मी लिहाज से ज़ैदी साहब इख्तिलाफ कर सकते हैं, मियाँ नवाज शरीफ से मुझे ज़्यादा आसिफ अली जरदारी बीमार नज़र आता है सितारों के हिसाब से। मैं भी बुखल एक सितारा इसके जायचे में मौजूद है, बुखल के जिस्मानी बीमारी के सितारा है, तो मुझे लगता है मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा आसिफ अली जरदारी के लिए जहनी, जिस्मानी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसकी नज़र आती है मुझे। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी भी रिहा हो जाएंगे, अलबत्ता सजाएं मियाँ नवाज शरीफ भी जी ज़ैदी साहब, मियाँ नवाज शरीफ को भी सज़ा होगी और मरियम को भी सज़ा होगी, और अब आने वाला वक्त ये बात फिर तय है, मरियम दोबारा किसी न किसी तरीके से मामला तय करके वापस आ जाएगी, और बाकी मियाँ नवाज शरीफ के चैप्टर बिल्कुल सितारों की दुनिया से क्लोज हो चुका है, और बाकी आसिफ अली जरदारी के सियासत अपनी जगह पर मौजूद हैं, और बाकी रह गई कि आसिफ अली जरदारी के लिए भी रिहाई की खबर मौजूद है, और बीमारी के हवाले से कोर्ट की तरफ से उसको भी रिलीफ मिल जाएगा, और साथ साथ वो भी अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, और बाकी सज़ाएँ मियाँ को भी होंगे, मरियम को भी होंगे। और एक और है कि राना साहब के हवाले से आपने पूछा था, और शायद पहले आपके उसमें भी चल रहा, राना सनाउल्लाह के लिए अच्छी खबर, उनके फैमिली के लिए बहुत जल्द उसकी जमानत होने वाली है जी।
बड़ी प्रोडिक्शन कर दी है वैसे कि राना सनाउल्लाह की जमानत होने वाली है। अब देखते हैं कि कब तक ये जमानत होने वाली। जी। अच्छा बहिश्ती साहब, मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या ख्याल है? इंशाल्लाह जिस तरह अच्छा आपके प्रोग्राम में मैंने मौलाना फजल रहमान के बारे में कहा था ये इस्लामाबाद आएगा वापस चला जाएगा। अब ये कुछ मकासद थे वो हासिल हो चुके हैं उनके लिए, और जो कुछ मामलात थे उनको पूरा कर चुका है। अब मौलाना फजल रहमान के बेमुश्किल 1 हफ्ते या 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, बल्कि 2-3 दिन में इनके धरनों का जो सिलसिला है काफ़ी कम होते हुए नज़र आते हैं। अलबत्ता कुछ ना कुछ शरारत ज़रूर रहेगी। इसके बावजूद भी इमरान खान का, क्योंकि मैं इमरान खान के सितारे हुक्मरान वो हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सितारे देखते हैं, और साथ साथ जो है सदर जज जो हमारे चीफ जस्टिस उनके सितारे देखते हैं, तो सब के सब मुताबिकत है इमरान खान के साथ, यानी कोई तसादुम वाला कोई सितारा इमरान खान के लिए नजर नहीं आता है। तो इसका मतलब इमरान खान का सितारा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मौलाना फजल रहमान के सितारे इस वक्त जवाल पर है और परेशानियों पर है, नुकसान पर है, मुसीबत पर है, और इमरान खान के सितारा बुलंदी, कामयाबी, तरक्की के साथ अपनी हुक्मरानी को आगे बढ़ाएगा। और साथ साथ जैसे जैदी साहब ने भी कहा है, आगे महंगाई में बहुत कमी आने वाली है, पेट्रोल में भी सस्ता होने वाले हैं, बहुत से जो मुश्किलात पाकिस्तान की है उसमें जबरदस्त तरीके से कमी होने वाली है। हम तो दुआ करते हैं इमरान खान का हमारे जो पाकिस्तान है, हमारा मुल्क तरक्की करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जैसा, वैसे टमाटर के बारे में क्या करने वाले टमाटर तो ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है, 300 रुपए से ऊपर के बात चल पड़ी थी, खवातीन परेशान है, लेकिन ये टमाटर कब नीचे आएंगे? ये टमाटर, ये जितनी सब चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मसनूई तौर पर महंगी की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे डॉलर है वो मुस्तकिल ही महंगा है, तो ये सब चीज़ें फरवरी में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही कोई बड़ी इन्वेस्ट आएगी, जो भी मैं कोई बड़ी इन्वेस्ट देख रहा हूँ मैं फरवरी के बाद बड़ी इन्वेस्ट देख रहा हूँ। और जैसा कि बहिश्ती साहब ने कहा है कि मुझे जरदारी साहब की सेहत के मामलात ज़्यादा ख़राब नज़र आते हैं, तो मुझे भी ऐसा ही नज़र आता है कि जरदारी साहब की सेहत के मामलात बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं, लेकिन मुझे उनको 120 दिन से पहले कोई रिलीफ मिलता नहीं आता और उनके मामलात तय होंगे। बहिश्ती साहब लास्ट ही मैसेज दीजिएगा। बस मैसेज ये है कि हम सब अपने पाकिस्तान से प्यार करें, मोहब्बत करें, हम अपनी इन फौजी जवानों को याद करें जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दे चुके हैं इस मुल्क के लिए, हम सब के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उन शहदा के लिए मेरी तरफ से सलूट भी है और सलाम भी है। हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के लिए काम करने हैं, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है, और ये पाकिस्तान है तो हम हैं, तो इसके मतलब पाकिस्तान के लिए जो भी हो हम सब कुर्बानियाँ देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जी, बड़ा खूबसूरत मैसेज दे दिया है बहिश्ती साहब ने। तो जय साहब आपको मैसेज देना चाहें? बस हम यही कहेंगे पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान और जितने हमारे देखने और सुनने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मेहनत बहुत कम नहीं करते, बस जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान बहुत, और मेहनत पर यकीन रखें, मेहनत करें, हमारी मिट्टी जो है वो बहुत ज़रखेज़ है। बिल्कुल जैसा, बहुत शुक्रिया आपका भी। आगा बहिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, लेकिन प्रोग्राम का फीडबैक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि फीडबैक आप हम लोगों को देते रहें, ताकि हम अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो बेहतरी भी करें। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।